डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आर.एस. यादव आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। मेरा आज का जो टॉपिक है वह है सेकेंड ईयर ज्योग्राफी, मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी जिसे हम कहते हैं, तथा एमए प्रीवियस ज्योग्राफिकल थॉट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम पूर्व के 2 लेक्चर में भी इसी क्रम में बात कर चुके हैं कि उत्तर मध्यकालीन भूगोल में जो योगदान था उसको हमने 2 भागों में बांटा था। एक पूर्व मध्यकालीन और दूसरा उत्तर मध्यकालीन। उत्तर मध्यकालीन को पुनर्जागरण काल के भौगोलिक योगदान के रूप में भी हम जानते हैं, ज्योग्राफिकल कंट्रीब्यूशन इन रेनेसांस पीरियड। यह काल अंधकार युग के बाद और वर्तमान भूगोल के बीच का जो पीरियड है, उसमें जिन भूगोलवेत्ताओं ने योगदान दिया या भौगोलिक अन्वेषण के कार्य किए, ये उसके क्रम में है। इसके पूर्व के लेक्चर में चूंकि यह जो अंधकार युग के बाद में जो एक अन्वेषण और भौगोलिक खोज का कार्य जो प्रारंभ किया गया था यूरोपियन देशों के द्वारा, वो प्रमुख है, जिनमें हमने यह देखा था कि चूंकि अरबों के आधिपत्य स्थापित होने के कारण जो व्यापारिक स्थल मार्ग अवरुद्ध हो चुका था, उस दौरान वहाँ के शासकों एवं विभिन्न जो व्यापारिक वर्ग था, उनके द्वारा नए मार्ग के तलाश के रूप में खोजी अभियान शुरू किए गए। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो विभिन्न प्रमुख यात्राएं और खोजी अभियान शुरू किए गए, उनमें हमने मार्को पोलो, वास्को डी गामा, कोलंबस और मैगलन के द्वारा जो खोजी अभियान चलाए गए थे उन पर विस्तार से चर्चा की थी। आज हम इन खोजी अभियानों के बाद या इनके निरंतर रहते हुए भी, चूँकि हमने ये भी देखा था उस वक्त पूर्व के लेक्चर के अंदर, क्योंकि मार्को पोलो अपने चाचा और पिता के साथ में स्थल मार्ग से होते हुए चाइना और इंडिया की यात्रा के लिए निकले थे और वापस वो जल मार्ग से वापस पुर्तगाल या स्पेन वहाँ पर पहुँचे थे। दूसरे जो वास्को डी गामा, जो कि जल मार्ग दक्षिणी अफ्रीका के केप ऑफ द होप टाउन से होते हुए इंडिया के कोच केरल की बंदरगाह पर पहुंचे थे, ये उनका अभियान का मार्ग था। कोलंबस के बारे में हमने चर्चा की थी, यह मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा, बिल्कुल संक्षिप्त में। कोलंबस जो कि को ये ज्ञान था कि जो टॉलमी के जो मानचित्र थे, क्योंकि स्थल मार्ग अवरुद्ध होने के कारण उन्होंने यह उनको आभास था कि पृथ्वी गोल है। उन्होंने शासकीय मदद की सहायता से अपने अभियान को शुरू किया और उनका मानना था कि अगर पश्चिम की यात्रा की जाए, चूँकि पृथ्वी गोल है, तो वह पूर्वी देश भारत की यात्रा या भारत की नई दुनिया या भारत की खोज कर सकते हैं। लेकिन वो पूर्वी द्वीप जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में है, वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने यही मान लिया कि ये नई दुनिया या भारत है, जिसको रेड इंडियन या जो भी उन्होंने नाम दिया था वो था। मैगलन ने प्रथम बार पृथ्वी का पूरा चक्कर पूरा किया, जो कि अटलांटिक महासागर को क्रॉस करने के बाद दक्षिणी अमेरिका से वो जिस सागर में पहुँचे उसका उन्होंने नामकरण, क्योंकि वो बहुत शांत पीसफुल सी था, तो पैसिफिक या प्रशांत महासागर उसका नामकरण किया गया था। ये इस प्रकार के जो भौगोलिक कार्य थे वो इन खोजों के बाद का जो हमारा भौगोलिक योगदान है पुनर्जागरण काल में,
उसे हम जिन भूगोलवेताओं ने यहाँ पर योगदान दिया, यानी जो जोग्राफिकल कंट्रीब्यूशन इन रेनेसांस पीरियड जो काल रहा था, उसके प्रमुख भूगोलवेताओं में जो कुछ प्रमुख भूगोलवेता हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उनका क्या योगदान रहा था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उनमें प्रथम है निकोलस कोपरनिकस, गैलीलियो और केपलर, क्यूरालेशु और बर्नार्ड वॉरेनियस। इन भूगोलवेताओं ने जो योगदान दिया उन पर आज हम चर्चा करेंगे। जो प्रथम भूगोलवेता हैं उनके बारे में हम विस्तार से जो जानकारी उन्होंने भूगोल के अंदर जो योगदान दिया उसका हम अध्ययन करेंगे। निकोलस कोपरनिकस अपने समय के प्रख्यात खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे, जिन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से बाहर माना। निकोलस पहले यूरोपियन खगोल शास्त्री थे जिन्होंने यह क्रांतिकारी सूत्र दिया था कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है, जबकि इससे पूर्व पूरा यूरोप अरस्तु की अवधारणा पर विश्वास करता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य, तारे तथा अन्य पिंड इसके गिर्द चक्कर लगाते हैं। 1530 में उन्होंने अपनी पुस्तक डी रेवोल्यूशन, जिसे हम हिंदी में आकाशीय पिंडों का भ्रमण नाम दिया गया है, प्रकाशित की। इसके उन्होंने 6 खंड लिखे थे, जिसमें उल्लेख किया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तथा एक दिन में चक्कर पूरा करती है तथा एक साल में सूर्य का चक्कर पूरा करती है। विशेष तथ्य यह है कि कोपरनिकस ने ये निष्कर्ष किसी यंत्र से प्राप्त नहीं किए। उन्होंने अपनी आंखों से देखकर गणितीय गणनाओं के द्वारा सही निष्कर्ष प्राप्त करने का कार्य किया था। बाद में जब गैलीलियो ने दूरदर्शी का आविष्कार किया तो उनके निष्कर्ष की पुष्टि हुई थी। निकोलस ने अपने ग्रंथ द रेवोल्यूशन में जो बातें कही हैं, वह अधिकांश जो बातें हैं वो उनके प्रेक्षण पर आधारित हैं तथा ये चर्च तथा बाइबल की परंपरा और दर्शन के विरुद्ध थी। अतः उनके जो फ्रेंड थे उस समय, उन्होंने उनकी पुस्तक का प्रकाशन कराया और 1543 ईस्वी में उनकी मृत्यु से पूर्व उनको उनके ग्रंथ की एक प्रति भेंट भी की गई थी। जैसा मैंने अभी आपको बताया, निकोलस कोपरनिकस ने पहली बार पृथ्वी को ब्रह्मांड या सौर मंडल का केंद्र मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने पृथ्वी को भी अन्य ग्रहों की भांति ही एक ग्रह माना और अपने
प्रेक्षण या जो शोध कार्य किए थे उनके आधार पर कोपरनिकस के ने कहा कि सूर्य को ही ग्रह मंडल का केंद्र मानकर ही ग्रहों की गति की गणना की जा सकती है और उनके जो परिभ्रमण मार्ग हैं उनको समझा जा सकता है। उसने पृथ्वी सहित सभी ग्रहों को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ बताया। इसके अलावा उन्होंने अन्य ग्रहों का भी जिक्र किया था, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, चंद्रमा, उसका कक्षा मार्ग व अन्य ग्रहों के बारे में भी जानकारी दी थी। यहाँ पर जो बातें निकोलस ने कही हैं उन सब चीज़ों का प्रमाण या उन तथ्यों की पुष्टि उनके मृत्यु के काफ़ी समय बाद गैलीलियो ने जब दूरदर्शी यंत्र का आविष्कार किया और उन्होंने जब पूरे प्रेक्षण किए, तथ्यों को रिकॉर्ड किया गया, उन बातों से निकोलस ने जो चीज़ कही थी कि सूर्य केंद्र में है और सभी ग्रह उसका परिभ्रमण करते हैं, उस बात की पुष्टि हुई थी। यहाँ मैं एक बात आपसे स्पष्ट करूं कि निकोलस के जन्म के संबंध में कुछ धारणाएं हैं कि कुछ भूगोलवेता या जो पुस्तक हैं उसमें लिखा हुआ है कि 1465 में जन्म हुआ और कहीं पर 1473 लिखा हुआ है। लेकिन अगर ज़्यादा अंतर न माने तो 1473 से लेकर के 1543 ईस्वी तक कोपरनिकस का जो योगदान था वह हमारे सामने है। इसके बाद जो भूगोलवेता या हम जिसे खगोल शास्त्री कहेंगे वो गैलीलियो है। गैलीलियो का जो योगदान और कार्यकाल जो जन्म से लेकर उन्होंने जो पूरा कार्य किया वो भूगोल में जो लिखा गया है पुस्तकों में वह 1564 से लेकर के 1642 ईस्वी तक है। गैलीलियो के संबंध में मैंने अंधकार युग में भी आपसे बात की थी कि जब गैलीलियो ने ये कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भ्रमण करती है, तो इस पर उनको चर्च के द्वारा सजा भी सुनाई गई थी। लेकिन गैलीलियो का योगदान भूगोल में अद्वितीय है। गैलीलियो ने, ऐसा हम नहीं कह सकते कि गैलीलियो किसी धर्म को या नास्तिक था वह, क्योंकि उन्होंने पेंडुलम का जो आविष्कार किया था, जो दीवार घड़ी में आजकल इस्तेमाल होता है, वो उन्होंने चर्च में जो दीपक एक रस्सी से बंधा हुआ था, वो जब लेफ्ट राइट घूम करके जो अपना समय पूर्ण करता था, उसकी गणना उन्होंने अपने हाथ की जो नब्ज होती है उससे उसकी गणना की थी कि अगर ज़्यादा दूरी पर जाकर के वापस आने एवं कम दूरी से आकर वापस आने में भी वह बराबर समय लेता है। यह गैलीलियो ने एक आविष्कार का वहाँ जन्म हुआ था। इसके अलावा बैरोमीटर से जो तापमान मापी था, इसका भी उन्होंने आविष्कार किया था तथा टेलीस्कोप का भी आविष्कार गैलीलियो द्वारा ही किया गया था।
लेकिन गैलीलियो के इन सभी जो जो यंत्र, जो टेलीस्कोप उन्होंने बनाया था, तो उस समय के जो धर्माधिकारी थे उन्होंने भूतों का यंत्र कहा और उसका इस्तेमाल करने से भी साफ उन्होंने मना कर दिया था। क्योंकि एक अवधारणा जो उस वक्त फैली हुई थी कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड के केंद्र में है, और जो कि प्रभु ईसा मसीह पृथ्वी के मध्य जेरूशलम में विराजमान है, स्वर्ग भी पृथ्वी पर भी है, नरक भी पृथ्वी पर है। इन सभी तरह के जो अंधविश्वास थे वो उस समय चरम पर थे, जिनका गैलीलियो ने समर्थन नहीं किया था। फलस्वरूप उनको चर्च के जो कैथोलिक पदाधिकारी थे उन्होंने उनको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए भी कहा कि वो जो उन्होंने कथन कहा है उस पर वो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। उसके पश्चात भी उन्होंने उनको घर पर ही नजरबंद किया गया, यानी जेल की सजा के बाद भी उनको घर पे ही कैद किया गया था। और इसी दौरान उनकी 1642 में उनकी मृत्यु हो गई थी। गैलीलियो ने 1629 में कोपरनिकस के का पक्ष लेते हुए एक ग्रंथ ग्रहों की गतियां के बारे में लिखा। यह रचना वैज्ञानिक जगत में बहुत प्रसिद्ध रही है, लेकिन धर्माधिकारियों ने उस पर धर्म के विरुद्ध आचरण करने का आरोप लगाया, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और उनको जेल में भेजा गया। उनके साथ बहुत सारी उनको यातनाएं सहन करनी पड़ी, और यह भी कहा जाता है कि 1636 में वो गैलीलियो अंधे हो गए थे, और जेल से छूटने के बाद भी वह बराबर अपने जो स्टूडेंट थे उस समय उनके साथ बराबर काम करते रहे। और यह भी कहा गया है कि उनके संपूर्ण कार्यों से प्रभावित होकर उसे बाद में ड्यूक की उपाधि प्रदान की गई। अब जो नेक्स्ट जो पुनर्जागरण काल के जो भूगोलवेत्ता या खोजकर्ता हैं वो हैं केपलर जोहानिज। इनका कार्यकाल 1571 से 1630 ईस्वी के मध्य रहा है। केपलर जर्मनी के प्रसिद्ध ज्योतिषी, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, जिसे हम नक्षत्र शास्त्री भी कहते हैं, रहे हैं। उन्होंने ब्रह्मांड एवं ग्रह संबंध पर पुस्तक लिखी। इसमें केपलर ने बताया कि सूर्य भी अपनी अक्ष या किल्ली पर घूमता है। उन्होंने मंगल ग्रह पर विशेष अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्राकार मार्ग में नहीं घूमते हैं, बल्कि दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। 16वीं शताब्दी में यूरोप में ऐसा कोई महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता नहीं हुआ जिसने पृथ्वी संबंधी तथ्यों का अध्ययन किया हो। पुनर्जागरण काल के जो अगले भूगोलवेत्ता हैं वह हैं क्लूवेरियस। इनका कार्यकाल 1580 से 1622 ईस्वी तक रहा है।
इन्होंने पश्चिमी यूरोप एवं पश्चिमी द्वीप समूह की यात्रा की एवं 1615 से मृत्यु पर्यंत तक भौगोलिक रचना लिखने में वो व्यस्त रहे थे। यहाँ एक भौगोलिक घटना के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चूंकि क्लूवेरियस वारेनियस से ठीक पूर्व का भूगोलवेता रहा है। जिस वर्ष क्लूवेरियस की मृत्यु हुई उसी वर्ष वारेनियस का जन्म हुआ था। क्लूवेरियस ने 6 खंडों में यानी 6 भागों में एन इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल ज्योग्राफी ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ का जो प्रथम भाग था वह 1616 तथा जो अंतिम उनका जो पाठ था, जो खंड था, वह 1624 में उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक के 6 खंडों में से प्रथम भाग में उन्होंने पृथ्वी का सामान्य विवरण एवं गणित भूगोल संबंधी व्याख्या दी गई थी। शेष 5 खंडों में विस्तार से उन्होंने यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया एवं अन्य प्रदेशों का वर्णन दिया गया है। क्लूवेरियस ने यूनान काल के उपलब्ध भूगोल एवं इतिहास के ग्रंथों का भी अध्ययन किया। वह टॉलमी एवं स्ट्रबो के कार्यों से परिचित। उन्होंने चूंकि पृथ्वी को एक वृहत वृत्त, अक्षांश, देशांतर एवं विषुवत रेखा को 360 डिग्री यानी विषुवत रेखा को अगर हम जो आज के मैप में देखते हैं उसे 360 डिग्री देशांतर में विभाजित किया गया था, यह भी उन्होंने समझाया है। जो नेक्स्ट भूगोलवेता हैं वो है बर्नहार्ड वारेनियस, जो कि वारेनियस के मृत्यु के साल ही उनका जन्म हुआ था। वारेनियस का जो कार्यकाल है वह 1622 से 1650 ईस्वी तक ही है। यह भूगोल का दुर्भाग्य है कि वो 28 साल की अल्पायु में ही उनका देहांत हो गया था। लेकिन इतने अल्प समय में ही उन्होंने जो भौगोलिक क्षेत्र में जो ज्ञान और जो विषय के संबंध में उन्होंने लेख और पुस्तकें लिखी हैं वह अकल्पनीय है और अद्वितीय है। 1649 में उनके द्वारा प्रथम ग्रंथ जापान का इतिहास एवं भूगोल लिखा गया। उसके पश्चात उन्होंने दूसरी पुस्तक जापान का धर्म लिखी गई। इसके पश्चात उनके द्वारा शाम का भूगोल एवं सामान्य भूगोल ग्रंथ लिखे गए। यह पुस्तक जो सामान्य भूगोल था वह 17वीं सदी के विद्वान वारेनियस ने कई प्रतिकूलताओं एवं सीमाओं के बावजूद निरीक्षण, चिंतन, विश्लेषण एवं योजनाबद्ध विधि द्वारा व्यवस्थित विवरण पद्धति का भूगोल लिखा गया, जो कि एक सामान्य भूगोल जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया था नामक पुस्तक 1650 में ही प्रकाशित हुई थी और यही वर्ष उनके देहांत का वर्ष था। वारेनियस अपने जो पूर्व के भूगोलवेता थे जैसे कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर जोन्स से काफी प्रभावित थे। उन्होंने अपने समय के धर्माधिकारियों एवं शासकों से पूर्ण दृढ़ता से नवीन तथ्यों एवं खोजों को अपनाने का विशेष
अनुरोध किया था, क्योंकि उस वक्त, जैसा कि मैंने गैलीलियो के संबंध में आपको बताया था, इस प्रकार की विचारधाराएं उस समय मौजूद थी। अपने सामान्य भूगोल में वारेनियस ने यह कहा कि भूगोल को विस्तृत अर्थों में समझना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने विभिन्न भौतिक एवं सामाजिक विज्ञानों के दर्शन को समझने के लिए उसका संपूर्ण अध्ययन आवश्यक माना तथा साथ ही उद्योग, व्यापार वह नौकायन को भी महत्वपूर्ण माना है। इसी में उन्होंने पृथ्वी को एक संपूर्ण इकाई मानकर धरातल, वायुमंडल एवं जलवायु तथा जल व थल भागों के लक्षणों एवं मानवीय तथ्यों के वितरण के स्वरूप का वर्णन किया है। वार्निस ने उन विद्वानों को विशेष रूप से की जो आलोचना भी की है, जो कि भूगोल को सिर्फ एक प्रादेशिक विवरण ही प्रस्तुत करते रहे हैं। उन्होंने भूगोल में दैत्यवाद को भी स्वीकार किया है। यद्यपि यह दैत्यवाद आज भी हमारे साथ है। वारेनियस की सामान्य भूगोल में वर्णित भूगोल के अधिकांश तथ्यों को भौतिकी, गणित, भूविज्ञान से संबंधित सामान्य विज्ञानों से सिद्ध किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के लेक्चर में हमने पुनर्जागरण काल में 5 जो भूगोलवेता हुए हैं उनके योगदान के ऊपर चर्चा की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे इस लेक्चर से आप अवश्य लाभान्वित होंगे एवं विस्तृत अध्ययन के लिए आप जो भौगोलिक पुस्तकें हैं, जो भूगोल के संबंध में या थॉट के संबंध में जो पुस्तकें, आप उनका विस्तृत अध्ययन करें। धन्यवाद। जय हिंद।